खबरों में सबसे पहले बात वज़ीर आज़म के दौरा उज़्बेकिस्तान की। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर समरकंद पहुँच चुके हैं। इस दौरे में वज़ीर आज़म रूस, तुर्की और ईरानी सदूर से भी मुलाकातें करेंगे। दीगर इलाकाई रहनुमाओं से भी वज़ीर आज़म की मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। समरकंद पहुँचते ही वज़ीर आज़म ने साबिक उज़्बेक सदर इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म की मसरूफियात क्या रहेंगी, यही जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, बताएं वज़ीर आज़म की मज़ीद किन रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी और इस दौरे से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? इजलास में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरा पर उज़्बेकिस्तान पहुंचे हैं, जहां पर समरकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान अब्दुल्ला आरिपोव ने इस्तकबाल किया था और इसके साथ साथ जो उज़्बेकिस्तान की क़यादत थी वो भी इस मौके पर मौजूद थी और आलम ने इस्तकबाल किया। और उसके बाद वज़ीर आज़म जो खिज़र कॉम्प्लेक्स के लिए रवाना हुए और इस्लाम करीमोव के मज़ार पर फूल भी रखे गए हैं। तो ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है जिसमें इलाकाई ताउन और किस तरीके से तरक्की के जो आदात है उसको हासिल किया जा सकता है। तो इसके ऊपर वज़ीर आज़म जो है वो भी अपना इज़हार ख्याल करेंगे और जो उज़्बेकिस्तान समेत जो दीगर क़यादत है इसकी तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं उनके आला हुकाम से जो है वो भी मुलाकातें निकलते हैं। तो ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है जिसमें वज़ीर आज़म शिरकत के लिए पहुंचे। तफसील के लिए आपका शुक्रिया उस्मान खान। और अब बात करते हैं बगावत पर उकसाने के मुकदमे की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इम्कान नहीं है कि शहबाज गिल अपनी बात को दोहराएंगे या शवाहिद में तहरीफ करेंगे। जब तक ठोस मवाद ना हो किसी को जमानत से महरूम नहीं करना चाहिए। अहम खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि इम्कान नहीं है कि शहबाज गिल अपनी बात को दोहराएंगे या शवाहिद में तहरीफ करेंगे। जब तक ठोस मवाद ना हो किसी को जमानत से महरूम नहीं करना चाहिए। तो ये बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, शहबाज गिल की जानिब से शवाहिद में तहरीफ का भी इम्कान नहीं। क्या तफ्तीश में सामने आया कि शहबाज गिल ने किसी फौजी से बगावत के लिए राबता किया। अदालत की जानिब से ये इस्तफसार भी किया गया है। साथ ही ये भी पूछा गया क्या अफवाज की जानिब से कभी शिकायत दर्ज कराई गई हैं। तो ये बड़ा अहम मामला जिसकी समाअत आज हुई। इदारों को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल की जमानत को मंजूर कर लिया गया। जी हाँ, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जो रिमार्क्स दिए हैं उसकी तफसील जानेंगे। सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल, बताइए क्या तफसील है? देखिए, आज बड़ी पेशरफ सामने आई है इस केस में कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त जो थी उसे मंजूर कर लिया है और 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज उन्हें रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। ताहम साथ चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ये रिमार्क्स भी दिए कि उनका जो बयान था उसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो यकीनन एक लापरवाही बरती गई थी, लेकिन हमारे इदारे इतने कमजोर नहीं है कि इस तरह की एक लापरवाह शख्स के लापरवाह बयान से उन पर कोई असर पड़े। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, सरकारी वकील, वो अदालत के सामने पेश हुए थे। उनसे अदालत ने मुख्तरन सवालात की कि क्या तफ्तीश के दौरान आपके पास कुछ ऐसे शवाहिद सामने आए हैं जिसके तहत बगावत का मुकदमा जो है उन पर जो कायम किया गया इसे जस्टिफाई किया जा सके, या उन्होंने कानून के मुताबिक जो आपने दफात लगाई हैं उसके तहत किसी ऐसे आर्म फोर्सेज में किसी शख्स से बरह रास्त रब्ता किया हो। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था कि अभी ऐसे कोई शवाहिद सामने नहीं आए। ये उन्होंने एतराफ़ किया था, जिसके बाद ये जमानत शहबाज गिल की मंजूर की गई है और अब उन्हें रिहा करने के अहकाम जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। शुक्रिया आपका सुहेल रशीद। और इसके अलावा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मजीद अहम केसेस की समाअत होगी। एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर कुछ ही देर बाद अदालत आएंगे, जबकि इमरान खान की जानिब से खातून जज को धमकी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त भी आज ही सुनी जाएगी। बात करते हैं, वहीं पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली। शहजाद, अहम केसेस की समाअत होने जा रही है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं इस मौके पर? जी बिल्कुल सिद्रा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत होने जा रही है। दिन 12:30 बजे जो डिवीजनल बेंच आएंगे उनमें सबसे पहले अगर मैं बताता चलूँ तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो खातून जज ज़ेबा चौधरी के बारे में हतकमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे इस्लामाबाद की रैली में, उस केस के हवाले से जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके अखराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की जानिब से रुजू किया गया था, जिस पर जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच समाअत करेगा। इस अहम केस के अलावा अगर दूसरे केस की मैं बात करूँ तो
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो एवन फील्ड में सजाओं के खिलाफ अपीलें हैं वो भी आज जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच उस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा जो PTI रहनुमा थे शहजाद अकबर, उन्होंने ऑनलाइन जो है वो शामिल तफ्तीश होने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। उस अहम केस की समाअत भी जो है वो डिवीजन बेंच ही करेगा। तो अभी एक शहबाज गिल वाला केस हो चुका है, इसके बाद जो है वो 3 अहम केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस जो है उनकी समाअत दिन 12:30 बजे जो डिवीजन बेंच आएंगे उनमें की जाएगी। इस हवाले से इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रास्ते में है और वो थोड़ी देर में यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। इस हवाले से जो है वो कारकुनान को रोकने के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर बैरियर भी लगा रखे हैं, खारदार तारें लगा रखी हैं और किसी भी गैर मुतलका शख्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खाता में अदालत की जो है वो इजाजत नहीं है। सिर्फ मुतलका लोग जिनके पास पासिस हैं वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खाता में अदालत में दाखिल हो सकेंगे। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया शहजाद अली। और पंजाब में जल्द मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने वाली है। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने यह दावा कर दिया। कहते हैं साबित हो गया मीर सादिक और मीर जाफर इमरान खान और उनके हवारी हैं। शुरू हो चुकी हैं और पंजाब में अनकरीब PMLN की हुकूमत दोबारा आने वाली है। हमारे मुखालिफ जो पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पे चल रहे हैं, जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अदारों को कमजोर करना चाहते हैं, उनके मुंह पर खाक मलने का वक्त आ रहा है। आज साबित हो गया कि मीर जाफर और मीर सादिक शौकत तरीन और उसके हवारी हैं। आज मीर जाफर और मीर सादिक इमरान खान और उसके हवारी हैं। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी कहते हैं कि MQM के 3 कारकुनों की लाशें मिलना विफाक और सूबाई हुकूमत पर सवालिया निशान है। इस जुल्म का नोटिस लिया जाए। MQM के 3 कारकुनान जो कि 2016 और 2017 से लापता थे, उनकी लाशें अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला से मिली। ये जुल्म सवालिया निशान है सूबाई हुकूमत पर, वफाकी हुकूमत और उसकी संजीदगी पर सवालिया निशान। जब इनके जनाजे हम उठा रहे होंगे तो मैं किसको कहूँ कि भाई हमने तसादुम की सियासत से गुरेज कर। काबीना के अफराद पर मुश्तमिल एक लापता अफराद के मसले के हल के लिए कमेटी बनवाई और मैं ये सवाल उठाऊंगा कि हमने ये भी सुना मुख्तलिफ हुकूमतों से, मुख्तलिफ वज़रा से, मुख्तलिफ पुलिस के हुक्काम वगैरह से कि बहुत सारे लोग लापता नहीं है। कोई साउथ अफ्रीका चला गया है, कोई फला जगह चला गया है, कोई दुबई चला गया है। वजीर आजम साहब, वजीर आला साहब, चीफ जस्टिस साहब, आप लोग इस मुल्क के बड़े हैं, इस रियासत के बड़े हैं। इन तीनों वाक़यात की तहकीकात का हम मुतालबा करते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल के बाद पाकिस्तान पहुंच गई है। सीरीज का पहला मैच 20 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल है। इंग्लैंड की टीम T20 सीरीज के लिए कराची पहुंची है। इंग्लिश टीम 2005 के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान आई है। PCB के आला ओहदेदारान ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुँचाया गया। एक दिन आराम के बाद इंग्लिश टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। 7 T20 मैचेस हैं जिसकी सीरीज 20 सितंबर से शुरू हो रही है। अब ये बताएं कि कसूर में दरियाए सतलुज के पानी की सतह फिर बढ़ने लगी है। सतह में 10 फुट इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे महर अशफाक हमारे साथ हैं। अशफाक, बताएं क्या सूरत हाल है, इंतजामिया का क्या बताना है? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में पानी की सतह एक दफा फिर बढ़ने लगी है। ये दरियाए सतलुज सारा साल खुश्क रहने वाला दरिया इस वक्त 10 फुट की ऊपर तक सतह बुलंद हो चुकी है। 10 फुट से ऊपर पानी बह रहा है। ये सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की गुंजाइश 19 फुट तक है। अगर पानी की सतह 9 फुट मजीद बुलंद होती है तो सलादी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मेरी जिला इंतजामिया से बात हुई है, उनका कहना है कि जिला इंतजामिया हाई अलर्ट है। सतलुज में पानी की सूरत हाल पैदा होती है जब इंडिया से मानसून का पानी छोड़ा जाता है या भाखड़ा डैम का पानी छोड़ा जाता है। भाखड़ा डैम का पानी मुकम्मल तफसील आपने बताई। महर अशफाक, आपका शुक्रिया। उधर खैरपुर के 70 देहात का 1 माह बाद भी ज़मीनी राब्ता बहाल न हो सका। बच्चों और ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद महसूर हैं। सांगड़ के बासी पीने के साफ पानी को तरस गए हैं।
सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। खैरपुर की तहसील फैजगंज में पका चांग के 70 से ज्यादा देहात का एक माह बाद भी जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। बच्चों और खवातीन समेत 30,000 से ज्यादा अफराद सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। इंतजामिया ने ताहाल बच्चों और खवातीन को रेस्क्यू नहीं किया। उधर सांगड़ में मुतासरीन पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। शहर में सप्लाई किए जाने वाला पानी आलूदा हो चुका है। बिजली की बंदिश से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी बंद हैं। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात हैं। टंडोला यार में लाखों एकड़ ज़राई जमीनों से पानी निकाला नहीं जा सका। कपास की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई है। मटियारी का कदीम कब्रिस्तान गंदे पानी की लपेट में है। सेवरेज और बारिश का पानी कब्रिस्तान के अंदर और इतराफ में जमा है। दूसरी जानिब कोटरी बैराज पर सैलाबी रेले की शिद्दत में बतदरीज कमी आ रही है। 13 दिन मुसलसल हाई फ्लड के बाद सैलाब दरमियाने दर्जे की कैटेगरी में दाखिल हो गया है। और सैलाब के बाद पाकिस्तान की आधी आबादी को ग़िज़ाई किल्लत का खतरा लाहिक हो गया है। सिंध और बलूचिस्तान में तकरीबन 95% फसलें तबाह हो चुकी हैं। मुल्क का तकरीबन 70% ग़िज़ाई निज़ाम तबाह हो चुका है। तफसीलात जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी की रिपोर्ट में। बदतरीन सैलाब ने जिंदगियां तो निकली ही, जिंदा रहने वालों की खुराक भी निकल गया। सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान में तकरीबन 95% फसलें तबाह हो चुकी। उधर पंजाब और केपी में भी 30% फसलों को नुकसान पहुंचा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी और मुतालिका सरकारी इदारों की इब्तिदाई जायजा रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि 70% फूड बास्केट तबाह होने से खुराक की कमी का खतरा है। 4 करोड़ आबादी के लिए खुराक का हुसूल मुश्किल हो सकता है। मुल्क में 14 मिलियन टन खुराक की कमी हो सकती है। सब्जी, फल और अजनास की कीमतें बढ़ती रहेंगी। जरूरियात पूरी करने के लिए दूसरे मुमालिक से बरामदगी की तो इम्पोर्ट बिल 44% बढ़ने का खदशा है। 7 मिलियन टन गंदुम बरामद करना पड़ेगी, जिस पर तकरीबन $3.5 अरब खर्च होंगे। 1 लाख टन के मसाला जात और 6 लाख टन चीनी, 10 लाख टन इजाफी दालें और पाम ऑयल की खरीदारी पर भी भारी ज़र मुबादला खर्च होगा। और अब बात करेंगे सोशल मीडिया के हीरो की, जो अमली इक़दामात में ज़ीरो हैं। PTI ने ज़ाती तशहीर के लिए सैलाब ज़दगान को भी नहीं बख्शा। इमरान खान के तौसा के दौरे के मौके पर 2 ट्रक्स का सामान 20 ट्रक्स पर लाद दिया गया। अक्सर ट्रक तो खाली ही नजर आए। इमरान खान ने फोटो सेशन करवाया और चले गए। 5 घंटे में 10 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने इकट्ठा करके मुझे दिया। सामान कम, ट्रक ज्यादा। कम सामान को ज्यादा दिखाओ, सोशल मीडिया पर वीडियोस फैलाओ और आवाम को बेवकूफ बनाओ। यही है तहरीक इंसाफ का फॉर्मूला। इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन की मदद के नाम पर टेलीथॉन की 10 अरब जमा करने के बुलंदोबांग दावे किए। 10 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने इकट्ठा करके मुझे दिया। तौसा में सैलाब मुतासरीन की मदद के नाम पर 20 ट्रक पहुंचा दिए गए, लेकिन ज्यादातर ट्रक तो खाली निकले। ट्रकों में सिर्फ पानी की बोतलें और थोड़ा ही सामान था। अब आवाम सवाल कर रहे हैं कि खान साहब, क्या 10 अरब रुपए में आपने ये सामान मुतासरीन के लिए भेजा? 10 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने इकट्ठा करके मुझे दिया। और तो और इमरान खान ने सैलाब ज़दगान को मामू बना दिया। खान साहब सिर्फ फोटो सेशन के बाद चलते बने। इमरान खान के जाते ही ट्रक भी सामान तकसीम किए बगैर ही रवाना हो गए। मुतासरीन ट्रकों के पीछे भागते रहे, लेकिन वो ट्रक ना रुके। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सैलाब से मुतासरा 216 खानदानों में राशन और दीगर सामान तकसीम किया। तफसील जानिए मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट में। बारिश और सैलाब ने महानूर, बेला और मांडरी में तबाही मचाई थी। इलाके के 216 खानदानों को मुखय्यर अफराद के ताबुन से फूड पैकेजेस, टेंट, कंबल, सिलेंडर, हीटर और सोलर पैनल फराहम किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस हुआ है कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए। इंटरनेशनली और नेशनली लोगों ने काफ़ी चीज़ें भेजी हैं और आपको बताता चलूं कि हम कोई कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एवरीथिंग इज़ इन काइंड। जो किसी ने भेजा हम आगे, हमारा काम है कि हम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के उसको तकसीम करें। मुतासरीन ने इमदादी सामान मिलने पर खुशी का इजहार किया। मैं KDI का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा इसमें सैलाब में नुकसान हुआ था, उनने हमें ये सामान दिया। मुझे सामान पूरा मिल गया है
इंशाल्लाह जो भी लिखा हुआ था वो मुझे मिल गया। सैलाब से तबाह होने वाले 2 प्राइमरी स्कूल्स, मदरसे और बह जाने वाले महांडरी पुलिस स्टेशन के लिए भी बड़े खैमे KDA की तरफ से फराहम किए गए हैं। सैलाब में फंसे सयाहों और मकामी अफराद की मदद करने वाले पुलिस और कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए उनमें नकद रकूम और सोवेनियर्स भी दिए गए। बेहतर मनसूबाबंदी से ही कुदरती आफात के दौरान जानी और माली नुकसान से बचा जा सकता है। और अभी आपको खबर दें कि बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई है। डॉक्टर एक बिस्तर पर 2 मरीजों का इलाज करने पर मजबूर हो गए हैं। तफसील देखिए अयूब खोसो की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। नसीराबाद में सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मुतासरीन अस्पताल में अद्वियात की किल्लत की भी शिकायत करते नजर आते हैं। तेली लगाते हैं, ड्रिप लगा देते हैं, मरीज पड़ा होता है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है, सहूलत नहीं है। किधर रहते हैं? डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर गुस्सा करके बोलता है, हाँ लगाते हैं, 5 मिनट सब्र करो। क्या है इधर? कुछ सहूलत नहीं है। मलेरिया वाला दवाई भी नहीं है अच्छे खास। यहाँ पे बच्चे को देखने वाला भी कोई, इमरजेंसी देखने वाला भी कोई नहीं है। कोई डॉक्टर अपनी काम पे मसरूफ है। कोई भी ना टेबलेट देते हैं, ना कोई इंजेक्शन है, कुछ चीज़ नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। वहाँ से भगा देते हैं हम लोग। अस्पताल इंतजामिया का दावा है कि मलेरिया की अद्वियात की कोई कमी नहीं। मरीजों का इलाज मामूल के मुताबिक जारी है। मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल तो हमारे पास नहीं है। अगर आप इस वक्त मेरे ट्रामा सेंटर में भी तो जाएंगे, हमारे ट्रामा सेंटर 7 to 4 खुला हुआ होता है। जैसे आपको पता है हमारी इमरजेंसी बुलान का रास्ता बंद हो चुका है, तो वो हमारी लॉजिस्टिक काफ़ी चीज़ें हमारी उधर फंसी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम उनको मैनेज कर रहे हैं और चीजें चल रही हैं। उनको मेडिसिन भी देते आ रहे हैं। मुतासरीन ने सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए स्प्रे, पीने के साफ पानी की फराहमी और दूसरे इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। अयूब खोसो, समा, नसीराबाद। और अब ये अपडेट के सैलाब से मुतासरा इलाकों में किसानों को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। 20 अरब से जायद कर्जे 1 साल के लिए मौखर कर दिए गए। किसानों से कर्जों की अकसात नहीं ली जाएंगी। बात करेंगे, शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील, बताइएगा ये किस तरह से मुमकिन होगा? देखिए, इस तरह मुमकिन होगा तो 12.5 एकड़ से कम के जो किसान हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए तक का ज़राई कर्जा हासिल किया हुआ है। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ज़राई तरक्याती बैंक के जरिए 20 अरब रुपए से ज्यादा ज़राई कर्जे जो हैं वो मुख्तर किए जाएंगे। कर्जा की वसूली 1 साल के लिए मुख्तर की जा रही है। हुकाम ने बताया है कि इस रिलीफ से 57,000 काश्तकार मुस्तफीद होंगे। हालिया सैलाब की वजह से सिंध और बलूचिस्तान में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। खासतौर पर कपास और गंदम और चावल की तमाम फसलें मुतासर हुई हैं। सिंध में सैलाबी पानी की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान हो रहा है और साथ साथ ऐसे हालात में किसान के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और जेड ने ये फैसला किया है कि किसानों को रिलीफ किया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत जो है वो लाखों सारिफीन के बिजली के जो बिल है वो भी माफ करने का ऐलान कर चुकी है। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद। बारिशों के बाद पूरे मुल्क की तरह कराची में भी डेंगू तेजी से फैल रहा है। ऐसे में लेबॉर्ट्रीज डेंगू टेस्ट के नाम पर आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। मुदस्सिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, क्या मामला है ये? बिल्कुल मारूफ, मानसून के बाद डेंगू वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। जैसे पहले कोरोना आया और कोरोना टेस्ट के लिए प्राइवेट लैब ने खूब लूट मार की और अब डेंगू वबा में भी प्राइवेट लैब जो हैं शहरियों की जेबें खाली करने में मसरूफ हैं। जिस मरीज में से जो है डेंगू की अलामत जिसमें हो उसे डॉक्टर इसे 3 तरह का टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जैसे रैपिड एंटीजन जिसे NSI कहते हैं और इस टेस्ट में फौरी तौर पर डेंगू वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है, और दूसरा IgG और IgM जिसे एंटीबॉडीज टेस्ट कहते हैं। प्राइवेट लैब्स रैपिड एंटीजन या NSI टेस्ट के मुख्तलिफ रेट्स ले रही हैं। जैसे कुछ लैब्स इस टेस्ट के 1200 रुपए से 2000 रुपए तक पैसे वसूल कर रही हैं, जबकि IgG और IgM MS जिसे एंटीबॉडीज टेस्ट कहते हैं इस टेस्ट के पैसे 2500 से 2900 रुपए वसूल किए जाते हैं। अब हम हकीकत से पर्दा उठाते हैं और मार्केट में इस वक्त रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए जो किट्स मौजूद हैं इसकी कीमत 200 रुपए से 250 रुपए है। इस किट से हर डॉक्टर अपने मरीज का जो टेस्ट है वो टेबल पर कर सकता है, और मगर अफसोस की बात है कि इस टेस्ट की कीमत 1200 से 2000 रुपए प्राइवेट लैब्स वाले सही। मुदस्सिर, जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं, आपसे जो डाउ लैब के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से भी बात की गई है, वो क्या कह रहे थे अपने नाज़रीन को पहले वो भी दिखा देते हैं। कॉस्ट बहुत ज़्यादा ली जा रही है, यहाँ तक कि 2900, 2950, 2000 और 1800। S1 जो एक डेंगू को रैपिड एंटीजन
टेस्ट कहलाता है जो डेंगू को डायग्नोस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो टेस्ट भी 1200 से लेकर और 2900 रुपये के दरमियान मुख्तलिफ लैब ले रही हैं। NS1 जो है, जो हम डेंगू को इनिशियल स्टेजेस के अंदर ही डिटेक्ट कर लेते हैं, उसकी डिवाइस की कीमत या किट की कीमत भी 200 रुपये के अंदर। इवन के जो एबर्ट जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी अगर IgG IgM वाली हम किट लेते हैं तो वो भी 200 रुपये की है। ये वाले टेस्ट जिसके आप हज़ारों रुपये भर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये के अंदर डेंगू का टेस्ट और 100 रुपये के अंदर मलेरिया का टेस्ट हो सकता है। और ये आपका अपना डॉक्टर आपके अपनी टेबल के ऊपर बैठ कर सकता है। काफ़ी लैब्स ऐसी हैं जो स्ट्रिप वाला टेस्ट करते हैं और पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, इतने के एलाइजा वाले कीमत तक पहुंच जाते हैं। तो इनको इंश्योर करना चाहिए कि जो स्ट्रिप वाला टेस्ट है वो कम से कम कीमत रखें ताकि आम आदमी की दस्तरस में हो, और जो लोग एलाइजा कर रहे हैं उनकी क्वालिटी और प्राइस फिर उस हिसाब से होनी चाहिए कि दोनों में डिफरेंस हो, लैब का पता हो कि किस मेथड से वो टेस्ट कर रहे हैं और उसकी प्राइस उस हिसाब से रखें ताकि आम आदमी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मरियम नवाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई हैं। आपको ये भी बताएं कि मियां नवाज शरीफ कब पाकिस्तान आ रहे हैं। समा ने सवाल किया मरियम नवाज से, तो उनकी जानिब से जवाब आया कि नवाज शरीफ जल्द ही वापस आएंगे। जी हाँ, मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं और उनसे ये सवाल किया गया कि मियां नवाज शरीफ कब पाकिस्तान आ रहे हैं, जिस पर मरियम नवाज ने ये जवाब दिया कि नवाज शरीफ जल्द आएंगे। अहम ये सवाल किया समा ने, जिस पर मरियम नवाज ने जवाब भी दिया है। उनसे पूछा गया कि मियां नवाज शरीफ कब पाकिस्तान आ रहे हैं। मरियम नवाज ने ये जवाब दिया है कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। मनाजिर भी इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन पर हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। मरियम नवाज पहुंची हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये बड़ी अहम केस की आज समाअत है। पासपोर्ट के हवाले से उनकी समाअत आज होने जा रही है। पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त दी गई थी, उस पर यह समाअत है। और ऐसे में जब समा की जानिब से ये सवाल किया गया मरियम नवाज से कि नवाज शरीफ कब पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मरियम नवाज की जानिब से ये जवाब दिया गया कि नवाज शरीफ जल्द ही आएंगे। तो ये बड़ा एक अहम सवाल जो कि समा की जानिब से किया गया। और सिदरा, अगर देखा जाए तो मरियम नवाज की जानिब से बारहा यही कहा जाता है कि जब डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तो वो आ जाएंगे, लेकिन आज उनकी जानिब से ये कहा गया है कि नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। और बारहा मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी ये कह चुके हैं कि इंतखाबात जब होंगे तो उसकी क़यादत मरियम नवाज शरीफ ये भी कह चुकी हैं कि नवाज शरीफ करेंगे, इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। ये उनकी जानिब से कहा गया था माजी में, लेकिन आज जब ये सवाल किया गया समा की जानिब से तो ये जवाब दिया गया मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कि जल्द नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। टिक्का, आपने यकीनी तौर पर उनसे सवाल किया तो उनकी जानिब से जवाब दिया गया, मजीद वो क्या कह रही थी? जी बिल्कुल, इस वक्त मरियम नवाज और कैप्टन टैक्स अफसर जो उनके शौहर हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। अमन फील्ड रेफरेंस केस में जो सजा है उसके खिलाफ अपील यहाँ दायर की गई थी। आज बाकायदा उसकी समाअत हो रही है और इस हवाले से कैप्टन टैक्स अफसर अलहदा से अपनी गाड़ी में आए और मरियम नवाज अभी पहुंची हैं। जब मरियम नवाज आई तो हमने सवाल किया उनसे कि नवाज शरीफ कब वतन वापस आ रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि जल्द इंशाल्लाह वतन वापस आ रहे हैं। और जब ये रिपीट किया कि कब आ रहे हैं तो उन्होंने कहा बहुत जल्द नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान में होंगे। इसके बाद वो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और कुछ ही देर में समाअत का आगाज होने वाला है। इस हवाले से सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ में खास तौर पे पुलिस की नफरी भी मौजूद है। इसके साथ साथ जो मरकजी गेट है उसके बाहर ही मरियम सब्सर जो है वो आई, मरियम नवाज आई और गेट के बाहर वो अपनी गाड़ी से उतरी और उसके बाद इस मरकजी गेट से होती हुई आम जो शहरी हैं उनकी तरफ अदालत की तरफ आई और सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम किए गए हैं ताकि यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में वर्कर्स ना पहुंच सके और यहाँ पे किसी किस्म की बदनज़मी ना पैदा हो। इस हवाले से भी इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वालों को बाकायदा तौर पे पूछगिछ के बाद और तस्दीक के बाद उनको आने दिया जा रहा है। अगर किसी का जरूरी काम है तो एंट्री हो रही है, अदरवाइज स्कॉर्डन ऑफ किया गया है पूरा इस्लामाबाद। ठीक है, सिक्योरिटी के हवाले से भी आप बता रहे हैं। इससे कबल आपने जब मरियम नवाज साहिबा से सवाल किया वो क्या कह रही थी, अपने नाज़रीन को दिखा भी देते हैं। वापस आके बात करती हैं। मैडम, मियां साहब कब वापस आ रहे हैं लंदन से पाकिस्तान? जल्दी आएंगे कब? वापस आके बात करती हैं। मैडम, मियां साहब कब वापस आ रहे हैं लंदन से पाकिस्तान? जल्दी आएंगे कब? और नैब कानून में पैदर पे तरमीम, मगर अहम सवालात पर इबहम अब भी बरकरार है। क्या तरमीम से अपीलों की सतह पर मौजूद अहम केस भी मुतासिर होंगे या नहीं,
वजारत कानून ने नैब के कानूनी सवालात पर राय देने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत बहुत से मुकदमात के फैसले हो चुके हैं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत भी आज ही होगी। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे सुहेल रशीद। जी सुहेल, आगाह कीजिए। जी, नैब लॉ में पे दर पे तरमीम हुई, लेकिन कई अहम कानूनी सवालात हैं जिन पर इबहाम अब भी बाकी है और इसीलिए रब्ता किया गया था वजारत कानून से कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से कि हमें कुछ कानूनी सवालात पर आप अपनी राय दें, लेकिन वजारत कानून ने कोई भी राय देने से इनकार कर दिया है और नैब को तफसीली खत जो था उसके जवाब में सिर्फ इतना कहा है कि आप खुद डिसाइड करने की बेहतर पोजीशन में है। नैब की जानिब से बुनियादी तौर पर सवालात उठाए गए थे कि क्या इस जो तरमीमी एक्ट है, जो अब एक्ट बन चुका है कौमी असम्बली से पास होके, उसका इतलाक 1985 से मौजूद केसेस पर होगा, 1999 से जब नैब आया तब से होगा, या 2022 से होगा, यानी कि जिन केसेस का फैसला हो चुका है उन पर भी इसको लागू किया जाना है या नहीं। और जो अपीलों में इस वक्त मौजूद हैं, जैसे कि मरियम नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के केसेस हैं, इसके अलावा नवाज शरीफ के केसेस हैं जिनमें उन्हें सजा हुई थी, इन सारे अहम जो कानूनी अमूर थे इससे राय मांगी गई थी वजारत कानून से कि हमें खुलकर बताएं, क्योंकि अदालतें हमसे वाज़ेह तौर पर पूछ रही हैं कि आप एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाएं हर केस से मुतालिक कि किस केस में क्या अब इसका अंजाम होना है, तो आप हमें एक राय दें। लेकिन वजारत कानून ने कहा है कि प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं वो इस पोजीशन में बेहतर तौर पर मौजूद हैं कि वो खुद ये फैसला कर सकें। जो कानून है बहुत वाज़ेह है, उसमें हर एक चीज़ क्लियर लिखी गई है, लिहाजा अब प्रोसिक्यूटर जनरल अदालतों के सवालात का जवाब देने की बेहतर पोजीशन में है और ख़ुद से नैब एक फ़ैसला करे कि किस केस को कैसे चलाना है। वजारत कानून इस सारे मामले पर कोई भी राय नहीं देगी। इस अहम पेशरफ्त के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो अपीलें हैं एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ, उन पर भी समाअत होनी है। अब यहाँ पर नैब का जो है कंडक्ट और जो अदालत के सामने मौक़िफ़ क्या रहने वाला है ये भी देखने वाला हो गया है, क्योंकि वजारत कानून की जानिब से राय ना मिलने के बाद इबहाम जो है वो अब भी बरकरार है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सैलाब के बाइस गंदम की फसल और काबिल काश्त अराजी मुतासिर हुई है। हुकूमत ने रवां सीजन के लिए 30 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला किया है। ज़हीर अली साथ हैं। ज़हीर, बताएं इससे मुतालिक। बिल्कुल, जो वज़ीर तिजारत नवीद तंवर है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो काबिल काश्त अराजी है और खड़ी फसलें वो बह गई हैं और अभी तखमीना लगाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उस पर काम हो रहा है। वो काबिल काश्त अराजी ज़्यादातर पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मुतासर हुई है। तो हुकूमत की ये कोशिश है कि जो रवां जो सीज़न है इसमें ग़िज़ाई किल्लत और मुल्क की जो स्टॉक है उसको बरकरार रखने के लिए 3 मिलियन टन जो 30 लाख टन बनती है गंदम उसको बैरून मुल्क से मंगवाया जाएगा और किसानों के लिए ये इनका हुकूमत का ये फैसला है कि उनको मराहत दी जाएंगी और बैरून मुल्क से इंपोर्ट करके उनको बीज दिया जाएगा, क्योंकि अगले सीजन में रिकवरी के बाद पाकिस्तान को इस पोजीशन में होगा कि जो काबिल काश्त अराजी है उस पे काश्त की जा सकेगी। लेकिन इस वक्त इमरजेंसी सूरत हाल है और सब कुछ बह चुका है अभी। बिल्कुल ज़हीर, शुक्रिया आपका। और अभी ये खबर कि सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस में अचानक इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से 4 रोज़ के दौरान आटे की फ़ी किलो कीमत 15 से 20 रुपये बढ़ चुकी है। आटे की कीमत किस तरह काबू में लाई जा सकती है, समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम, चेयरमैन होल सील ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम के साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची की होलसेल मार्केट जुड़िया बाज़ार में और हमारे साथ मौजूद हैं कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम। आटे की कीमतें कराची में तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जा पहुंची हैं। पाकिस्तान में सबसे महंगा आटा इस वक्त कराची में फ़रोख्त हो रहा है। ये कीमतें आसमान पर क्यों गई हैं आटे की, कहाँ पर जा पहुँची हैं, ये सब जानेंगे अब्दुल रऊफ इब्राहिम से। देखिए, डिमांड सप्लाई का मसला था। जो सैलाब ज़दगान में जो आटा साथ गया ना तो डिमांड साथ आ गई, जिससे होल्डिंग करने वाले यहाँ कराची में नहीं हैं, वो सिंध में हैं जिन्होंने होल्डिंग की मिडल मैनों ने। जब वो गंदम 40 रुपये तक ख़रीदी गई, लेकिन आज 96 का रेट हो चुका है और ये जो मार्च में फसल आएगी उसको 7 महीने हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत डिले किया है और तकरीबन मेरा ख्याल है 8 लाख टन इनके गोदामों में और 7 लाख टन के सौदे हैं। अब ये जो 7 मिलियन टन मतलब 70 लाख टन ये कैसे पूरा होगा, ये सवाल बड़ा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये शॉर्टेज है। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि अगर ये जो सपोर्ट प्राइस इन्होंने फिक्स की वो एक मिडल मैन को बहुत बड़ा फ़ायदा करवाया गया मेरे हिसाब से, क्योंकि देखें 4000 और 7 महीने कबल वक्त उसका ऐलान करना ये जाहिर कर रहा है कि गंदम 150 रुपये किलो हो जाएगी। ये जाहिर कर रहा है
क्योंकि देखें सपोर्ट प्राइस इस तरह डबल नहीं हो सकती। रऊफ भाई, आटा इस वक्त किन कीमतों पर फरोख्त हो रहा है, जरा बताइएगा। चक्की का, फाइन और 2.5 नंबर 12 से 13 रुपए किलो इजाफा हुआ है। हफ्ता नहीं बल्कि 4-5 दिन में आप समझ लें। आटा 200 रुपए किलो हो जाए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि डिमांड सप्लाई का इतना गैप है कि ये तो होना है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको फौरी कम करा सकती है। ये जो कोटा इनको अक्टूबर में रिलीज़ करना है फ्लोर बिल वालों को, वो सितंबर में यानी 24 घंटे भी ना लगाए और उनको रिलीज़ करे कोटा, और कोटे का कोई प्राइस ऐसा फिक्स करे जो गरीबों को रिलीफ मिल जाए। तो देखिए, ये जो गंदम की सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने बढ़ाई, सिंध हुकूमत ने एकदम से इसमें 45 रुपये केजी इजाफा किया है। इसकी वजह से पूरे कराची में, सिंध में जो है वो पैनिक फैल गया है। होर्डिंग्स कर रहे हैं लोग, और उनको पता है कि गंदम के रेट जो उनको, जिन्होंने गंदम बहुत सस्ता ख़रीदा हुआ है, उनको पता है कि 100 रुपये केजी तो गवर्नमेंट का प्राइस हो गई है। तो वो अब यकीनन इससे ऊपर ही जो है वो क्या कहते हैं इसके सौदे करेंगे।